नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऐसा स्टडी पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है जो आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। साथ में दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सभी टॉपिक का अध्ययन विस्तार से करवाया जाएगा। तो दोस्तों चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो दोस्तों ले चलते हैं आपको आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से जानने के लिए। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की वे बातें जो आपने आज तक नहीं पढ़ी होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो दोस्तों चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन की तरफ। दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी गई है। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता भी इसके आसपास की मानी जाती है। तो दोस्तों विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों वो एक शहरी सभ्यता थी। 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इस सभ्यता की तरफ ध्यान आकर्षित किया। दोस्तों 1826 के अंदर सबसे पहले ध्यान आकर्षित है वो चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया। 1856 में दोस्तों जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन दो भाइयों ने लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाते समय हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया था। 1856 में दोस्तों 1826 के अंदर 1826 में दोस्तों चार्ल्स मेसन ने ध्यान आकर्षित किया। और 1856 में दोस्तों जॉन बर्टन और विलियम बर्टन दो भाई थे, उन्होंने लाहौर से कराची की तरफ जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी तो हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया था। 1856 में दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। और क्यों माना जाता है दोस्तों? 1856 में हड़प्पा का सर्वे इन्होंने किया था। इसके बाद दोस्तों 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। दोस्तों 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक निदेशक थे सर जॉन मार्शल, इनके निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। दोस्तों हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और कब किया था? 1921 के अंदर सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। फिर दोस्तों 1922 के अंदर राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में उत्खनन किया। दोस्तों मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने। और दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था 1921 के अंदर। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं जो जानना जरूरी है। फिर दोस्तों सर जॉन मार्शल ने, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे, सर जॉन मार्शल, इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता किसने रखा था? सर जॉन मार्शल ने रखा था। क्योंकि प्रारंभिक जो स्थल खोजे गए थे वो सभी स्थल है वो सिंधु घाटी सिंधु नदी या इसकी सहायक नदियों के किनारे बसे हुए थे। तो दोस्तों इस कारण इस सभ्यता का नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया था। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों इतिहासकार पिगट नाम के एक इतिहासकार हुए दोस्तों, उन्होंने मोहनजोदड़ो या हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी है? मोहनजोदड़ो या हड़प्पा। और किसने कहा था? पिगट महोदय ने कहा था। तो दोस्तों अगर इसके काल की बात करें तो काल 2600 BC से 1900 BC तक माना गया है अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी की बुक के अनुसार दोस्तों 2600 से 1900 BC तक इसका काल माना गया है। और दोस्तों 3250 से 2750 BC तक इसका काल है वो सारगोन का अभिलेख है। दोस्तों सारगोन का अभिलेख है अफगानिस्तान के अंदर, इसके अनुसार इसका काल है वो 3250 से 2750 BC तक माना गया है। इस सभ्यता के अगर विस्तार की बात करें दोस्तों, यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। 13 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में फैली हुई है। यह त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई है। दोस्तों तीनों ही बातें इंपॉर्टेंट है। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई है। ये इसका दोस्तों मैप दिखाया गया है। उत्तर में यह मांडा तक यानी कि चिनाब नदी के किनारे जो मांडा जम्मू कश्मीर के अंदर है वहां तक फैली हुई थी। दक्षिण की अगर बात करें तो देमाबाद महाराष्ट्र तक फैली हुई थी।
पूर्व की अगर बात की जाए, आलमगीरपुर यूपी, हिंडन नदी के किनारे दोस्तों ये आलमगीरपुर है, यहाँ तक फैली हुई थी। और सतुगा गैडर बलूचिस्तान यानी द्वास्क नदी के किनारे दोस्तों यहाँ तक ये फैली हुई थी। और शोतुरगई दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर है। दोस्तों ये सभी शहरों की नदियों के नाम और ये कहाँ तक फैली हुई थी सभ्यता, ये याद रखना जरूरी है दोस्तों। उत्तर में मांडा, दक्षिण में देमाबाद और पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतगा गैडर बलूचिस्तान द्वास्क नदी के किनारे तक यह सभ्यता फैली हुई थी। अब अगर नगर नियोजन की बात की जाए दोस्तों तो यह एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों शहरी सभ्यता थी। यह उत्कृष्ट नगर नियोजन एवं जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। सभी नगर शतरंज बोर्ड के समान बसे हुए हैं। सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ये नगर नियोजन की बातें दोस्तों, घर के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते हैं। 2 मंजिला इमारत बनाई जाती थी, अर्थात इन्हें सीढ़ियों का ज्ञान था। तो दोस्तों सिंधु घाटी की नगर नियोजन की बात हमने की। यह एक शहरी सभ्यता है, उत्कृष्ट नगर नियोजन एवं जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। सभी नगर शतरंज बोर्ड के समान बसे हुए हैं। सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते। 2 मंजिला इमारत बनाई जाती थी, अर्थात इन्हें सीढ़ियों का ज्ञान था। प्रत्येक घर में 3 या 4 कक्ष, रसोई, खुला क्षेत्र आदि होते थे। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। 25 व 30 कमरों वाले सामुदायिक भवन भी मिलते हैं। उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था थी। सभी नालियों को ईंटों से ढका जाता था। सफाई हेतु मुख्य मार्ग पर बड़े हॉल होते थे। कच्ची एवं पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। नगर 2 भागों में विभक्त था। नगर दोस्तों 2 भागों में विभक्त था। पूर्वी भाग में जन सामान्य रहता था तथा पश्चिम भाग एक ऊंचे टीले पर निर्मित होता था, जिसे दुर्गीकृत किया जाता था। दोस्तों कई बार पूछा जाता है दुर्गीकृत कौन सा भाग होता था, तो दोस्तों पश्चिमी भाग है, वो ऊंचे टीले पर निर्मित होता था जिसे दुर्गीकृत किया जाता था। पूर्वी भाग के अंदर जन सामान्य रहता था। ईंटों की साइज भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। ईंटों की साइज 4:2:1 के अनुपात में होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर राजनीतिक स्थिति की बात की जाए तो सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। इसकी जानकारी का अभाव है। सभ्यता पुरोहित वर्ग के पास में रही होगी। दोस्तों अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः पुरोहित वर्ग के पास ही सता रही होगी। तो दोस्तों अभी तक लिपि है वो पढ़ी नहीं गई है। अब बात करते हैं दोस्तों सामाजिक स्थिति के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार रहे होंगे। दोस्तों मातृसत्तात्मक जो व्यवस्था थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर थी। तो दोस्तों समाज है वो मातृसत्तात्मक थे, संयुक्त परिवार रहे होंगे। यहाँ से बड़ी मात्रा में दोस्तों मातृ देवी की मूर्तियाँ प्राप्त होती है। बड़ी मात्रा में मातृ देवी की मूर्तियाँ दोस्तों प्राप्त होती है। सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय लोग थे, क्योंकि यहाँ अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिलते हैं। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही सभ्य सभ्यता थी, शांति प्रिय लोग थे, बहुत ही कम मात्रा में हथियार है वो उपलब्ध होते हैं। मातृ देवी की मूर्तियाँ यहाँ से मिलती है। मातृसत्तात्मक परिवार थे। लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी थे। यहाँ से युग्मित समाधान प्राप्त होते हैं। एक स्थान से कुत्ते को व्यक्ति के साथ दफनाने के साक्ष्य भी मिलते हैं। दोस्तों समाधान 3 प्रकार के होते थे, जलाना, दफनाना, आंशिक समाधान। दोस्तों समाधान है वो 3 प्रकार से होता था, जलाना, दफनाना या आंशिक समाधान। अब बात करते हैं दोस्तों आर्थिक स्थिति के बारे में। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। कृषि अत्यंत उन्नत अवस्था में थी। प्रमुख फसलें की अगर बात की जाए दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, रागी, बाजरे के साक्ष्य कम मिलते हैं। तो दोस्तों बाजरे के साक्ष्य वो कम मिलते हैं। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों और रागी अत्यंत महत्वपूर्ण फसलें थी। उत्तर हड़प्पा काल में चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल से दोस्तों चावल के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल से दोस्तों चावल के साक्ष्य वो मिलते हैं। रंगपुर से दोस्तों चावल की भूसी के साक्ष्य भी मिले हैं। सिंचाई हेतु नहरों के साक्ष्य भी मिलते हैं। शत्रुगई अक्ष नदी के से नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। अफगानिस्तान में दोस्तों शत्रुगई ऑक्सस नदी है दोस्तों, इससे नहरों के साक्ष्य भी मिलते हैं अफगानिस्तान के अंदर। धोलावीरा की अगर बात की जाए तो दोस्तों धोलावीरा से कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। अधिशेष उत्पादन होता था। अधिशेष उत्पादन होता था। घरेलू एवं विदेशी व्यापार होता था। बड़े नगर व्यापार के केंद्र होते थे। पशुपालन भी होता था। दोस्तों बैल, भैंस, बकरी, भेड़, खरगोश आदि प्रमुख पशु थे। बैल, भैंस, बकरी, भेड़, खरगोश आदि प्रमुख पशु थे। साथ में दोस्तों विदेशी व्यापार हेतु नावों का प्रयोग भी किया जाता था। दोस्तों आर्थिक स्थिति की बात की हमने।
आर्थिक स्थिति में अगर देखें दोस्तों तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। कृषि अत्यंत ही उन्नत अवस्था में थी। प्रमुख फसलों की अगर बात की जाए, गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, रागी, ये प्रमुख फसलें थी। बाजरे के साक्ष्य कम मिलते हैं दोस्तों। हड़प्पा काल में चावल की खेती के साक्ष्य भी मिलते हैं। लोथल से चावल के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। रंगपुर से चावल की भूसी के साक्ष्य भी मिलते हैं। सिंचाई हेतु दोस्तों नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। सातुरगई ऑक्सस नदी अफगानिस्तान से नहरों के साक्ष्य भी मिलते हैं। धौलावीरा से दोस्तों कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। अधिशेष उत्पादन होता था। घरेलू एवं विदेशी व्यापार होता था। बड़े नगर व्यापार के केंद्र होते थे दोस्तों। साथ में पशुपालन भी होता था। बैल, भैंस, बकरी, भेड़, खरगोश आदि प्रमुख पशु थे। विदेशी व्यापार हेतु नावों का प्रयोग भी किया जाता था। अब बात करें दोस्तों सारगोन के अभिलेख में इस सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। दोस्तों मेलुहा का शब्द का प्रयोग है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किया गया है। दोस्तों सारगोन का अभिलेख है, ये अफगानिस्तान में स्थित है। सारगोन के अभिलेख में इस सभ्यता को मेलुहा कहा गया। मेलुहा को नाविकों का देश भी कहा जाता था। मेलुहा हाजा पक्षी मोर के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों हाजा पक्षी मोर के लिए मेलुहा है वो प्रसिद्ध, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। लोथल से फारस की गोल मोहर प्राप्त होती है। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है फारस की गोल मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है, तो दोस्तों लोथल से है वो फारस की गोल मोहर है वो प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो से दोस्तों मेसोपोटामिया की मोहर भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों मेसोपोटामिया में से मैं याद रख सकते हो आप मोहनजोदड़ो, यानी मेसोपोटामिया और मोहनजोदड़ो एक ही है। मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया की मोहर प्राप्त होती है और फारस की मोहर की अगर बात करें तो लोथल से प्राप्त होती है। दिलमुन एवं माकन मध्यस्थ का कार्य करते थे। दिलमुन और माकन दोस्तों, बहरीन का नाम दिलमुन था, माकन ओमान का नाम था, मध्यस्थ का कार्य करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों सीडन के लिए प्रसिद्ध थी। सीडन दोस्तों कपास का नाम है। कपास को सीडन कहा जाता था। कपास की सबसे पहली खेती भारत में हुई थी। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती की जाती थी और सीडन कहा जाता था। कपास की शुरुआत है वो भारत से हुई थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता के उद्योग धंधों की बात करते हैं। इस सभ्यता के लोग तांबा एवं टीन मिलाकर कांस्य का निर्माण करते थे। दोस्तों तांबा और टीन मिलाकर कांस्य का निर्माण किया जाता था। इस कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी के लोग अत्यंत उन्नत अवस्था में थे। तांबा और टीन मिलाकर कांस्य का निर्माण करते थे। दोस्तों कांस्य के बर्तन आदि मिले हैं तो इस कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सोने और चांदी से भी परिचित थे। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता किस धातु से परिचित नहीं थी, तो दोस्तों लोहे से परिचित नहीं थे, सोना चांदी से परिचित थे, तांबा एवं टीन मिलाकर कांस्य का निर्माण भी करते थे। साथ में दोस्तों मनके बनाने के कारखाने भी मिलते हैं। ईंटों के निर्माण हेतु भट्टे भी प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ईंटें पकाई जाती थी, भट्टों का निर्माण भी होता था। अब बात करते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति के बारे में। दोस्तों धार्मिक स्थिति की बात करें, बहुदेववाद में विश्वास करते थे। मात्र देवी तथा देवताओं की पूजा करते थे। मात्र देवियों तथा देवताओं की पूजा करते थे। हालांकि मात्र देवियों की मूर्तियां अधिक मात्रा में मिलती है। मात्र स्थात्मक परिवार थे दोस्तों, तो मात्र देवी की मूर्तियां भी अत्यंत ही ज्यादा मात्रा में मिली है। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिलती है जिस पर देवता का अंकन है। सर जॉन मार्शल ने इसे पशुपतिनाथ कहा है। दोस्तों सर जॉन मार्शल ने इसे पशुपतिनाथ कहा है। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिलती है दोस्तों जिस पर देवता का अंकन है। सर जॉन मार्शल ने इसे पशुपतिनाथ की संज्ञा दी है। वनकुंड के भी साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। यज्ञ अनुसंधान करते थे। यज्ञ अनुष्ठान करते थे, यज्ञों में बलि देते थे, जादू टोने व टोटकों में भी विश्वास करते थे। धार्मिक स्थिति की बात करें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की, योग करते थे दोस्तों, वृक्ष पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा भी करते थे। दोस्तों हमने बात की धार्मिक स्थिति के बारे में। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता बहुदेववाद में विश्वास करती थी। मात्र देवियों तथा देवताओं की पूजा करते थे। हालांकि मात्र देवियों की मूर्तियां अधिक मात्रा में मिलती है। मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त होती है जिस पर एक देवता का अंकन है। सर जॉन मार्शल ने दोस्तों इसे पशुपतिनाथ कहा था। हवनकुंड के भी साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। यज्ञ अनुसंधान करते थे, यज्ञों में बलि देते थे, जादू टोटकों में विश्वास करते थे, योग करते थे, वृक्ष पूजा, लिंग पूजा और योनि पूजा करते थे। तो दोस्तों हमने जाना सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक स्थिति के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में। तो दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के बारे में। दोस्तों चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।